सो गाइस आज जरा चीजें जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि आज हमें बहुत सारी चीजें कवर करनी है, इसलिए आज जरा ऑन पॉइंट रहेंगे, हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रो कर ले भैया लोग। तो आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो सबसे पहले बैक स्टेज मूवमेंट में हमें जजमेंट डे का लॉकर रूम दिखाया जाता है, जहाँ फिन बैलर आते ही कहते हैं कि भाई हम क्रीड भाइयों को देखो हल्के में नहीं ले सकते, आज वो जीत गए हैं, तुम लोगों ने देखा ना। लेकिन डेमियन प्रीस्ट उन्हें अटेंशन नहीं देते, लेकिन फिर वो एकदम से बोल पड़ते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, आप सब यही सोच रहे हो कि मुझे लीडर बनाया वॉर गेम्स में और हम मैच भी हार गए, यही कहना चाहते हो ना आप लोग। लेकिन रिया कहती है कि चिल, हम एक परिवार है, हारेंगे तो साथ मिलकर, जीतेंगे तो भी साथ मिलकर, तो हमें किसी चीज की भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हम तो देखो अभी टैग टीम चैंप्स हैं, जस्ट बिकॉज तुम लीडर थे और हम मैच हार गए, इससे कुछ नहीं होता यार, इतना चलता है। डेमियन प्रीस्ट ये सुनकर काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा लगा ये सुनकर। लेकिन जेडी मैकडोना कहाँ पे है, किसी ने देखा क्या उन्हें? और फिर सब उनको चेकआउट करने चले जाते हैं। देन हमें एक बार फिर से जजमेंट डे देखने को मिलते हैं, जहाँ पर फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट, जेडी मैकडोना के साथ अपने लॉकर रूम में आते हैं, जहाँ आर्ट्रूथ को देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। आर्ट्रूथ बैठकर वहाँ पे कुछ खा रहे होते हैं। आर्ट्रूथ कहते हैं कि चिंता मत करो यार, मैं बनूंगा आपका 5वां मेंबर। डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि भाई वॉर गेम्स कब का एंड हो चुका है, हम हार भी गए हैं, अब तुझे किसका मेंबर बनना है? जिसके बाद आर्ट्रूथ कहते हैं कि कोई बात नहीं, रेंडी ऑर्टन तो वापस आ गए ना, और जजमेंट डे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, जिस पर जेडी बोलते हैं कि अब भाई इसको भी देखना पड़ेगा। इसके बाद हमें ड्रू मैकिंटायर दिखाए जाते हैं बैक स्टेज में, जो काफी ज्यादा ब्लीड कर रहे होते हैं सेथ रॉलिंस को मारने के बाद। वो गुस्से में होते हैं। सैमी ज़ेन उन पर आते ही चिल्लाने लगते हैं कि भाई तुमने सेथ रॉलिंस पर हाथ क्यों उठाया यार, वो तो रेडी भी नहीं थे, क्यों मारा तुमने? ड्रू कहते हैं कि भाई अभी मैं क्या फील कर रहा हूँ ये कोई नहीं समझ सकता, मैं भी नहीं समझ सकता। सैमी कहते हैं कि जो तुम फील कर रहे हो ना, वो मैं 10 टाइम्स ज्यादा फील कर चुका हूँ, और मैं भी रोमन से हार गया था अपने परिवार के सामने, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे पीछे नहीं हटा, मैं वापस आया और अपनी किस्मत को दोबारा आजमाऊंगा, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप तक जाऊंगा और एक दिन उसे जीत भी लूंगा, और तुम्हें भी यही करना चाहिए। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि यार तेरी बात कुछ तो ठीक है, लेकिन चलो वापस चीजों को अब ठीक कर ही लेते हैं। मैं एडम पीयर्स से बात करता हूँ, अगले हफ्ते मुझे सैमी ज़ेन चाहिए, ये कैसा रहेगा? और ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर हमें बैक स्टेज में द वाइपर, रेंडी ऑर्टन दिखाए जाते हैं, जो वार्म अप कर रहे होते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के मैच को लेकर। तभी वहाँ पर भागते हुए जे उसो आ जाते हैं और वो कहते हैं कि इससे पहले तुम मुझे ढूंढो, मैं ही तुम्हें ढूंढ लेता हूँ। देखो यार, कोई चीज ना मिसअंडरस्टैंडिंग तक पहुंच जाए उससे पहले ही सॉरी, जो भी ब्लड लाइन में हुआ प्लीज क्या तुम उसे भूल नहीं सकते? देखो कोडी रोड्स ने भी मुझे सेकंड चांस दिया ना, मेरे पर उम्मीद लगाई, तो होप तुम भी सब भुलाकर आगे बढ़ पाओगे। रेंडी ऑर्टन कहते हैं कि यार ठीक है, तेरे और कोडी के बीच में जो भरोसा है वो देखा मैंने, बट मुझे फिर भी ब्लड लाइन को बर्बाद करना है, और अगर तुम ब्लड लाइन से बाहर हो तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम दोस्त बन सकते हैं। जे उसो कहता है कि यार मैं बाहर ही हूँ, और फिर हमें दोनों के बीच में एक हैंडशेक दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीएम पंक के उस स्टोरी की स्पीच के बाद, रॉ के ऑफ एयर चले जाने के बाद, हमने देखा कि सीएम पंक काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे घर वापस आके। उन्होंने हर फैन का आंसर किया और सबको ऑटोग्राफ एंड फोटोग्राफ देते हुए नजर आए, जो काफी ज्यादा स्मूथ और अच्छा लगा। लेकिन क्या आपको पता है, सीएम पंक का रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई के इतिहास का सबसे ज्यादा बात किए जाने वाला इवेंट बन चुका है सोशल मीडिया में। सो ये है पावर सीएम पंक की, #बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो भाई साहब डब्ल्यूडब्ल्यूई और विंस मैकमैन पर एक और लॉ सूट फाइल हो गए आजकल के दिनों, एंड मैं बताता हूँ क्यों। देखो इस लॉ सूट को कहा जा रहा है शेम सेल प्रोसेस। हम सभी जानते हैं कैसे विंस मैकमैन ने आज तक डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपनी गोद में रखा हुआ है, अपने कंधे से लगाया हुआ है, और वो चाहते ही नहीं है कंपनी को छोड़ना। उनका बस चले तो मरने के बाद भी कंपनी को साथ लेके जाए, और ऐसा बनता भी है। लेकिन जब डब्ल्यूडब्ल्यूई को बेचने की बात आई ना, तो विंस मैकमैन ने जल्दी से कंपनी के सारे शेयर्स को सेल कर दिया बिना किसी को बताए, वो भी अपने लॉन्ग टाइम फ्रेंड एंड एलाइड एरी एमानुअल को। विंस को इससे बेटर डील मिल रही थी, आपको पता है, डबल डील मिल रही थी, बट क्योंकि उन डील्स में विंस मैकमैन की पोजीशन को एडजस्ट किया जाता, जो सेक्सुअल चार्ज उन पे लगे थे उन्हें रीओपन किया जाता, इसलिए मिस्टर मैकमैन ने उन डील को कैंसिल करना जरूरी समझा और एक ऐसे पर्सन को कंपनी सौंप दी जिन्होंने उनसे वादा किया कि विंस मैकमैन की चेयरमैन वाली कुर्सी कहीं भी नहीं हिलेगी। और सिर्फ इसी के चलते ये केस पूरी तरीके से फाइल किया जा रहा है। अब मैं नहीं जानता यार डब्ल्यूडब्ल्यूई और विंस मैकमैन के साथ और कितने लॉ सूट होने, पता नहीं, जब से कंपनी बिकी है ना तब से बस लॉ सूट ही फाइल हो रहे हैं, सारा पैसा तो इसी में चले जाना है। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हमेशा सीएम पंक की रेपुटेशन पर उंगली उठाती आई है, उनके बिहेवियर पर उंगली उठाती आई है। भाई पहले आप अपने गिरेबान में झांक लो डब्ल्यूडब्ल्यूई, आपको उनसे ज्यादा गंदगी दिखाई दे जाएगी, बट चलो हम क्या कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट ब्रॉन स्ट्रोमैन का नाम तो आपने सुना ही होगा, हम सभी जानते हैं कैसे वो नेक इंजरी के चलते डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिंग से गायब हो रखे थे, लेकिन वो सोशल मीडिया से दूर नहीं थे, वो ज्यादातर वहाँ पर एक्टिव ही रहते हैं, कुछ भी होता है तो पोस्ट करते हैं। उन्होंने हाल ही में इस चीज को पोस्ट किया जिसने सबका दिल छू लिया। उन्होंने अपने करीबी दोस्त की पिक्चर को पोस्ट करते हुए ये कह दिया कि यार मैं आपको बहुत याद करता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 10 साल बीत चुके हैं और तुम जा चुके हो, मैं भूल नहीं सकता कि तुम कितने काइंड थे मेरे लिए, तुमने दिल खोल कर मेरे स्ट्रॉन्ग मैन कम्युनिटी में स्वागत किया जब कोई नहीं कर रहा था, तो मैं कुछ भी नहीं भूला। तुमने जो भी मुझे बताया, जो भी सिखाया, वो पहले दिन से आज तक मुझे याद है, ना मैं इसे आगे कभी भूलूंगा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्त। वैसे एक चीज तो माननी पड़ेगी, ब्रॉन स्ट्रोमैन भले ही रिंग में मॉन्स्टर अमंग मैन हो, हमेशा मार धाड़ की बातें करते हो, बट इन रियल लाइफ उनका दिल ना मोम जैसा है, कभी भी पिघल जाता है।
जाता है #respect Braun Strowman। इन दी एंड चलो जी, अब जरा सर्वाइवर सीरीज 2023 का धमाका बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो चाहे अटेंडेंस की बात हो, मर्चेंडाइज सेलिंग की बात हो, व्यूवरशिप की बात हो या रेटिंग की बात हो, सर्वाइवर सीरीज ने हर चीज का रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिया है। नॉट ओनली WWE ने 37 ईयर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया सर्वाइवर सीरीज के लिए, बट रोजमेंट ऑल स्टेट अरीना में 17,138 लोग आए हुए थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। व्यूवरशिप पिछले साल से 44% के ऊपर बढ़ गई। 2021 ब्रुकलिन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया शिकागो ने। तो मर्चेंडाइज सेलिंग की बात कर ले तो सर्वाइवर सीरीज के 37 साल के इतिहास में इतनी मर्चेंडाइज सेलिंग तो हुई ही नहीं है कभी। अगर स्पॉन्सरशिप की बात करोगे तो वहां से रेवेन्यू भी पिछली साल से 24% के ऊपर बढ़ गया। देखा कितना ज्यादा फायदा उठा रही है WWE। एंड सीएम पंक को कैसे भूल सकते हैं यार, देखो उनका अकेला ही कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऑल ओवर 71 मिलियन लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया में देखा, उसके बारे में अराउंड द वर्ल्ड बात करी, जो WWE के इतिहास का ही सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। दिस इज द पावर ऑफ सीएम पंक। एंड इसीलिए तो सब उनसे चिढ़ते हैं यार। सीएम पंक की एक अपीयरेंस सारी पॉपुलैरिटी लेकर चली जाती है, फिर चाहे आप कंपनी के वर्क हॉर्स हो या गॉड बने बैठे हो। सीएम पंक को पीछे करना नामुमकिन हो जाता है, भले ही वो 10 साल से तो कंपनी में भी नहीं थे। और ये है असली पावर सीएम पंक की। सो दैट इज इट गाइस, आज के लिए तो बस इतना ही। सर्वाइवर सीरीज के 37 ईयर्स के रिकॉर्ड तोड़ने वाली बात से आपको क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश